आदाब। मैं साकिब सलीम आवाज़ द वॉइस में आपका खैर मकदम करता हूँ। हम सब ने साइंस रिपोर्टर बचपन से पढ़ी होती है, स्कूल की लाइब्रेरी में। उसके बाद जिन बच्चों का साइंस की ओर एक रुझान होता है वो ग्रेजुएशन के वक्त भी या पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त भी इस मैगज़ीन को पढ़ते हैं। इस मैगज़ीन की अपनी अहमियत यूपीएससी की तैयारी वालों के बीच भी होती है। आप जाइए मुखर्जी नगर में, यूपीएससी की तैयारी करता हुआ हर बच्चा हर बच्ची इस मैगज़ीन को पढ़ रहा होता है। कोचिंग वाले कहते हैं कि हर महीने की साइंस रिपोर्टर पढ़िए। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन के एडिटर हसन जावेद खान साहब। हसन जावेद खान साहब से आज हम मुखातिब हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, कैसे की और किस तरीके से वो इस मकाम तक पहुँचे, एक ऐसी मैगज़ीन के एडिटर बने जो कि भारत सरकार की ओर से छापी जाती है और साइंस को हमारे देश में फैलाती है, हमारे मुल्क में फैलाती है। तो हसन जावेद खान साहब। शुक्रिया साहब। पढ़ाई मेरी दिल्ली में हुई 10th तक और उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। पीयूसी से लेकर एमएससी तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। कोई ख़ास मैंने ट्रेनिंग नहीं ली साइंस कम्युनिकेशन की या साइंस जर्नलिज़म की, लेकिन एक हमेशा से एक इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे वालिद साहब जिनका भी इसी साल इंतकाल हुआ, वो ख़ुद भी एक साइंस जर्नलिस्ट थे, साइंस एडिटर थे, साइंस मैगज़ीन के एडिटर थे। एक नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी मैगज़ीन्स निकलती हैं, इन्वेंशन इंटेलिजेंस और आविष्कार। तो दोनों के ही एडिटर रहे वो। और मुझे उतनी पहचान नहीं थी अपने टैलेंट की या स्किल की, जो भी कहिए। मेरे वालिद साहब को ज़्यादा पहचान थी। मैंने कोशिश करी मेडिकल के कॉम्पिटिशन्स देने की, फेल रहा क्योंकि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। आई वाज नेवर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। बट मेरे वालिद साहब ने जब इस हुनर को पहचाना, उन्होंने मुझसे आर्टिकल्स लिखवाए, उसकी एडिटिंग करी, तो एक बहुत शुरुआत से ही मेरे बीएससी लेवल से ही काफ़ी एक लिखने पढ़ने का शौक़ था। तो वो जो टैलेंट था उसमें थोड़ा और निखार आया। और एमएससी करने के बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया भारतीय विद्या भवन से, और उसके बाद साइंस रिपोर्टर में मुझे बतौर जूनियर साइंस फेलो की एक जॉब मिली। उसके बाद रेगुलर सर्विस में आ गया इसमें। लेकिन जो कुछ ट्रेनिंग जो होती है, जो सीखना होता है, बहुत कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। आप हर चीज़ पढ़ के नहीं आ सकते। तो साइंस कम्युनिकेशन में अगर आपको एक जगह बनानी है, अगर मुकाम बनाना है, तो आपको रेगुलर अपने टैलेंट को तराशना है, निखारना है, खुद पढ़ना है, कोर्सेज और कीजिए उसके लिए। तो ये सब मैंने किया और आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, जो पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड साइंस कम्युनिकेशन हुआ करता था, निस्कॉम नाम से। उसमें हूँ मैं, जो एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक पार्ट है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के 38 लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनमें से एक निस्पर भी एक लेबॉर्ट्री है, जिसका काम बेसिकली रिसर्च जर्नल्स और मैगजीन्स छापना है। जी, शुक्रिया जावेद साहब ये सब बताने के लिए। अब हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। आम तौर पर आप ख़ुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपने एमएससी किया है। आम तौर पर हम देखते हैं हमारे मुल्क में जो बच्चे बीएससी करने पहुंचते हैं, आम तौर पर वो पहले या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल में ना होने के हालत में ज़्यादातर बच्चे, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बीएससी में जाते हैं। उनमें से फिर ज़्यादातर की कोशिश होती है कि एमबीए में पहुंच जाएंगे। जो एमबीए में नहीं जाते हैं वो एमएससी में जाते हैं। एमएससी तक जाते जाते एक ऐसी सोच बन गई है कि सिर्फ टीचिंग ही एक रास्ता है, यानी कि आपको टीचर ही बनना है। या तो आपको स्कूल का टीचर बन जाना है, या फिर अगर नेट निकल गया और पीएचडी हो गई तो आपको यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का टीचर बन जाना है। लेकिन जितने पीएचडी या एमएससी के बच्चे हैं उतनी जॉब नहीं है, अगर टीचिंग में सिर्फ देखा जाए। अगर मैं सिर्फ बात करूं जूलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड एलाइड सब्जेक्ट्स जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एटसेट्रा,
तो हिंदुस्तान में लगभग 3 से 4 हज़ार पीएचडी हर वक्त एनरोल्ड हैं। इतनी जॉब्स टीचिंग में तो कम से कम नहीं हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे और कौन से जॉब्स हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं, ख़ास तौर पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, जहाँ पर कि शायद ज़्यादा बच्चों को इस बारे में नहीं पता है कि हम इसके अलावा क्या-क्या कर सकते हैं। तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिए कि किस तरीके से और क्या एमएससी कर कर, बीएससी कर कर, बेसिक साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के हम क्या नया कर सकते हैं, और कैसी जॉब्स हैं, ख़ास तौर पर साइंस कम्युनिकेशन जिससे कि आप खुद आते हैं? जी साकिब साहब, आपने सही कहा। टीचिंग जॉब्स उतने नहीं हैं जितने दरकार है। उतने पीएचडीज जब हर साल इतने निकलेंगे तो जॉब्स उनके लिए नहीं है, बात सही है। जैसा आपने कहा, साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में आजकल बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साइंस कम्युनिकेशन लोग अक्सर सोचते हैं कि मैगज़ीन में आर्टिकल लिखना या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना, न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग करना, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड आजकल। मसलन आजकल लोग अपने ख़ुद के ब्लॉग्स निकालते हैं, ख़ुद की वेबसाइट चलाते हैं साइंस कम्युनिकेशन की, ख़ुद के पॉडकास्ट बना रहे हैं लोग। इस तरह की बहुत सी सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बहुत से ज़रिए आजकल निकल आए हैं साइंस कम्युनिकेशन की फील्ड में। और साथ ही क्योंकि सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्योंकि बहुत कुछ कम्युनिकेशन की फील्ड में बहुत कुछ करना चाह रही है, तो हमारे कई सारे इस तरह के जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो कम्युनिकेशन को बहुत ज़ोर देते हैं। तो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में इन बातों पे ज़ोर दिया जाता है कि उन जो डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा है वो जनता तक पहुंचाया जाए, और उसके लिए ज़रूरत है उनको कम्युनिकेटर्स की। तो एक विज्ञान प्रसार नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरह की साइंस की फ़िल्म्स बनाते हैं। तो बहुत से इस तरह के एवेन्यूज़ हैं आजकल जिसमें साइंस कम्युनिकेशन किया जा सकता है, और अपने लेवल पे किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें एक जॉब की तलाश करें। और इसी तरह से, जैसे मैंने बताया साइंस कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में, इसी तरह से बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड होने के बहुत से ज़रिए आजकल निकल गए हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, इसके थ्रू बहुत से लोग अपने ख़ुद के स्टार्टअप्स बना सकते हैं, और कई फील्ड में बन सकते हैं स्टार्टअप्स, इंजीनियरिंग से लेके बायोटेक्नोलॉजी से लेके मेडिसिन में, और बहुत कई तरह के स्टार्टअप्स बन सकते हैं। सोच बदलने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा, एमएससी के बाद टीचिंग, वो एक जो सीधा रास्ता है, उस रास्ते को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है कि और भी रास्ते हैं दुनिया में। आजकल बहुत से एवेन्यूज़ निकल आए हैं, और मेरे ख़्याल से हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, एक बहुत ही बेहतरीन करियर गाइडेंस सेंटर होना चाहिए, और वहाँ पे इस तरह की सलाह बच्चों को दी जानी चाहिए कि किस तरह के एवेन्यूज़ निकल रहे हैं नए-नए, किस एवेन्यूज़ में जा सकते हैं लोग। बच्चे अपने टैलेंट को किस तरह से समझ सकते हैं, उनके टैलेंट को समझने वाले भी काउंसलर्स चाहिए जो उनके टैलेंट समझ के उनको एडवाइस कर सकें कहाँ जाना चाहिए उन्हें। हर कोई टीचिंग के लिए ठीक नहीं होता, जैसा आपने कहा टीचिंग के जॉब्स भी कम हैं। उसके अलावा हर कोई टीचिंग के लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं होता है। टीचिंग भी एक ख़ास स्किल है, एक आर्ट है। तो इस तरह से बच्चों की जो टैलेंट को अगर कोई समझ के, या बच्चे खुद अपने टैलेंट को समझ के अगर अपना रास्ता चुने, तो मेरे ख़्याल से सक्सेस बहुत जल्दी आती है। शुक्रिया। एक और चीज़ जो हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी कहा कि आज के वक्त में पॉडकास्ट्स हो रहे हैं, अपने ब्लॉग्स हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हो रहे हैं, तो उस लिहाज से जब हम छोटे थे तो हमने साइंस रिपोर्टर पढ़ी, विज्ञान प्रगति भी पढ़ते थे, तो हमें एक तरीके से साइंस के बारे में कुछ पता चला। कुछ चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारे जहन में बिल्कुल ताज़ा हैं। हम देखते थे किस तरीके से जो करंट टॉपिक्स होते थे, जैसे कुछ नया हुआ तो उस पर क्या साइंस की नज़रिए से उसे कैसे देखा जाए। सीएनजी आया तो सीएनजी पर आर्टिकल्स की एक सीरीज़ आई, मुझे अभी भी याद है। तो कि सीएनजी क्या है, कैसे है, क्या चीज़ होती है। स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बहुत ही बचपन में हमने थोड़ा बहुत
इसी मैगज़ीन से जाना। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो रीच होनी चाहिए, जो बच्चों को पता होना चाहिए और कुछ हद तक जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उन्हें भी साइंस का एक वो इल्म नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान जेनेटिक्स पढ़ रहा है तो उसे जेनेटिक्स का तो पता होगा, लेकिन हम उससे जब बात करना चाहते हैं तो बायो के ही बाकी फ़ील्ड्स का नहीं पता होगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री की तो बात छोड़ दीजिए। और जो बाकी फिर आगे चलकर उसे कैसे सोशल साइंस से जोड़ा जाए, इस पर भी ज़ोर नहीं दिया जाता है। इसकी एक वजह मुझे कई बार मैं सोचता हूँ क्योंकि हम लोगों ने शायद लिखना ज़रा कम कर दिया है, पढ़ना ज़रा कम कर दिया है, मैगज़ीन्स खोलना लोगों ने कम कर दिया है, मैगज़ीन्स खरीदना लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे में आपका डिपार्टमेंट, आपका जो महकमा है, वो क्या यूट्यूब हमने मतलब यूट्यूब, फ़ेसबुक, ट्विटर इन सब का इस्तेमाल करके लोगों तक ख़ास तौर पर जो स्कूली बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नया कर रहा है या कुछ करने की प्लानिंग है? इस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। साइंस कम्युनिकेशन जैसा आपने कहा बहुत ही एक बदलती हुई दुनिया है बहुत ज़्यादा, और उसमें रोज़ नए-नए तब्दीलियाँ होती हैं, होनी भी चाहिए। साइंस में तब्दीली होती है, कम्युनिकेशन के एवेन्यूज़ में, कम्युनिकेशन के मीडिया में भी तब्दीली होती है, और हमारा डिपार्टमेंट भी इस तरह की बहुत सी चीज़ों में जा रहा है। हमने अभी तक तो हम सिर्फ मैगज़ीन निकालते थे जो प्रिंट रेडी कॉपी पढ़ी जाती है। मैगज़ीन हमने ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दिया है, होस्ट करना शुरू कर दिया है, तो लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं इसे। इसके अलावा फ़ेसबुक है, ट्विटर है, हर जगह हमारा दखल है। इसके अलावा बहुत से हम प्रोग्राम्स जो हैं, जो पहले हम फ़िज़िकल कॉन्फ्रेंसेस करते थे, आप देख ही रहे होंगे जैसा आजकल वेबिनार्स का ज़माना है। इस तरह के बहुत से इश्यूज़ को लेके हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के बीच में करना हो या टीचर्स के साथ करना हो या साइंस के स्टूडेंट्स के साथ करना हो। साइंस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग भी हम ऑनलाइन देने लगे हैं, और इनको और रीच बढ़ाने के लिए फ़ेसबुक से जोड़ा है हमने, यूट्यूब से जोड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, और मेरे ख्याल से सारे ही साइंस डिपार्टमेंट्स आजकल ये सब कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जैसा कि अभी सबसे शुरुआत में आपने बताया कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से मैं बात करना चाहूँगा। उसे आम तौर पे देखा जाता है, एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी देखा जाता है। जैसा कि किसी ज़माने में ज़ाकिर हुसैन साहब ने कहा था कि जो वहाँ पर सोचा जाएगा वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तक़बिल भी होगा। और जब कि हम बात करते हैं, मैं एक बार कम्युनिटी के पॉइंट से आना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान को अगर तरक्की करनी है तो हर एक तबके को तरक्की करनी है। तो हम अगर मुसलमानों की बात करें और उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब देखते हैं, आप खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे, तो हम देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहीं पर वहाँ से कुछ लोग, मतलब अब जो बच्चे हैं वो ऐसे ना तो करियर में आ पा रहे हैं जैसे कि साइंस कम्युनिकेशन, और दूसरी ओर कहीं न कहीं जो साइंस कम्युनिकेशन की रीच है, जिसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, उसकी भी एक कमी हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में देखी जा रही है। स्कूल्स में बच्चे हों या कॉलेज में जाकर सीनियर रिसर्चर्स हों, एक साइंटिफिक टेम्पर की कमी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि वो स्किल्ड मैनेजमेंट की तरफ हो गए हैं। रिसर्च भी काफ़ी हद तक एक स्किल्ड लेबर नज़र आने लगा है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये रिज़ल्ट आ जाना है। तो ऐसे में जो साइंस कम्युनिकेशन, जो कि एक पूरा का पूरा मतलब साइंस को पूरी सोसाइटी पर रखकर दिखाने का, तो सबसे पहले वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कैसे रीच आउट करा जा सकता है? मतलब हम जानना चाहेंगे कि कैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पर के काफ़ी निचले तबके से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको कैसे रीच आउट किया जा सकता है, उनमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे बढ़ाया जा सकता है और आगे चलकर उनको करियर काउंसल कैसे किया जा सकता है? आपका इसकी ओर क्या नज़रिया है? क्या आपके सजेशंस हैं? हमें कुछ बताइए। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ख़ास बात नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सब इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन चुनें, किसी भी ऑफिस में रहें, किसी भी प्रोफेशनल एरिया में रहें, काम ये सोच के करना है कि मुल्क के लिए कुछ करना है, कोई एक मकसद होना चाहिए। आप कोई
सर्विस भी करते हैं, कमाई भी करते हैं तो अपने घर चलाने के लिए करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उसी तरह से जब आप प्रोफेशनल दुनिया में कुछ काम कर रहे हैं तो मकसद ये होना चाहिए कि हमें मुल्क के लिए कुछ करना है, और उसी में इस तरह की सोच जब आप रखेंगे तभी आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैकेनिकली काम करने से वो एक ना तो जज्बा आता है, ना वो क्वालिटी लेवल आता है काम में। तो जब तक आप अपने मुल्क को सामने नहीं रखेंगे तब तक आप बढ़िया काम नहीं कर सकते हैं। रही बात साइंस कम्युनिकेशन की, साइंस कम्युनिकेशन में आजकल बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, विज्ञान प्रसार है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तकरीबन हर साइंस के डिपार्टमेंट जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि हम तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए करते हैं, इवन जर्नलिस्ट के लिए हम साइंस कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है, आप जैसे आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के आने से एक जो कम्युनिकेशन का जो पैराडाइम है पूरा बदल गया है। एक ज़माना था जब इसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर हुआ करता था। न्यूज़ मीडिया में एक रिपोर्टर है, वो रिपोर्ट फाइल कर रहा है, उसके बाद वो रिपोर्ट जाती है एडिटर के पास, एडिटर उसको ठीक ठाक करता है या ये डिसाइड करता है कि इसको देना है कि नहीं देना है। उसके बाद वो कॉपी एडिटर के पास जाएगी, कॉपी एडिटर लैंग्वेज ठीक करेगा, प्रिंटर के पास, प्रिंट होके कंज्यूमर के पास। सोशल मीडिया के आने से एक वो जो एडिटर वाला जो पोजीशन है वो या तो बहुत वीक हो गई है या बिल्कुल ही गायब हो गई है। आज आप खुद ही अपना न्यूज़ बना सकते हैं, खुद ही आप पब्लिश कर सकते हैं उसको, खुद ही आप सर्कुलेट कर सकते हैं। यू आर द राइटर, द ऑथर, द पब्लिशर, द एडिटर, एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। ये एक थोड़ा हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है, लेकिन इससे ख़तरे भी बहुत बड़े हैं। अब आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ का ज़माना है, मिस इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ रिसर्च पेपर्स जो मैंने पढ़े हैं वहाँ पे लोगों का कहना है कि ऑलमोस्ट 70 to 75% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट इज़ फेक और नॉट एक्यूरेट। फेक नहीं कहना चाहिए, नॉट एक्यूरेट हम कह सकते हैं। अब मैं खुद इस तरह के, क्योंकि मैं कई जगह लेक्चर्स देता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी इस तरह की रिसर्च भी मैंने की है। कुछ वेबसाइट्स जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, 15 मिलियन फॉलोअर हैं, 20 मिलियन फॉलोअर हैं, एंड दीज आर रेगुलर फॉलोअर्स, उनमें इतनी वाहियात खबरें छपती हैं कि पानी को अगर आप सेटन नाम अगर आप पानी के सामने दिखाइए तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, या वैक्सीनेशन नहीं लगाना चाहिए, या खाना जो है उसको पका के नहीं खाना चाहिए। इस तरह की बहुत ही जो एक अनसाइंटिफिक बातें हैं वो मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं। उसमें से अगर कुछ ख़ास परसेंटेज भी अगर लोग असर ले लेते हैं उस बात का, तो आप समझिए कितने लोगों को गलत असर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल साइंस कम्युनिकेशन के लिए, साइंस की इन्फॉर्मेशन के लिए, अपना साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाने के लिए सिर्फ न्यूज़ का इंतज़ार मत कीजिए। आप खुद साइंस कम्युनिकेटर बनिए, खुद ही एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कीजिए अपने आप में। जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है, चाहे व्हाट्सएप से आ रही है या फेसबुक से आ रही है या न्यूज़ मीडिया से आ रही है। न्यूज़ मीडिया भी आजकल बहुत बदल गया है, सभी जानते हैं। बहुत से, चाहे वो कमर्शियल कंसिडरेशंस हों या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हों, उसकी वजह से जो न्यूज़ मीडिया है वो भी, उसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। तो हर न्यूज़ को, चाहे वो किसी भी मीडिया के थ्रू आए, चाहे कन्वेंशनल मीडिया के थ्रू आए या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी आए, उसे देखना, परखना, जांचना, ये हर इंसान की ड्यूटी होना चाहिए। हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं, हम फॉरवर्ड्स आते हैं, हम फटाफट उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना ये सोचे हुए कि वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो न्यूज़, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है। ज़्यादातर गलत होती है। तो इस तरह की चीज़ को फॉरवर्ड क्यों करें आप? करें भी तो उसके जांच पड़ताल करके सही इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके जो आसपास लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी कम्युनिटी है, आपके सोसाइटी में लोग हैं, आपके मुल्क में लोग हैं, बच्चे हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन पढ़ सकें। तो साइंस कम्युनिकेशन बहुत ही डेमोक्रेटाइज हो गया है आजकल, और इसके लिए हर इंसान को एक अच्छा साइंस कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। आप सिर्फ मीडिया के थ्रू आई हुई न्यूज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते आज। एक आजकल
दुनिया भर में मीडिया लिटरेसी नाम का एक मूवमेंट चला हुआ है, और हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। कई जगह शुरू किया है लोगों ने कोर्सेज इस तरह के, मीडिया लिटरेसी, जिसमें आप किसी भी मीडिया से न्यूज़ आ रही है कोई भी, उसको किस तरह से जांचें, किस तरह से पड़तालें, उसको क्या क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या क्या वेज एंड मीन्स हैं उसको उसकी जांचने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन जो है सही है कि नहीं है। तो इस तरह की मीडिया लिटरेसी एक जो मूवमेंट है उसका सभी को भाग बनना चाहिए। और पिछले 1-1.5 साल में हम लोग जब हमने साइंस कम्युनिकेशन शुरू किया था किसी ज़माने में, हम लोग सोचते थे कि हम इतने अच्छे अच्छे मैगज़ीन्स निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छप रहे हैं, तो शायद एक ज़माना आएगा जब साइंटिफिक लिटरेसी ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी। पिछले 1.5 साल में जो हमने देखा है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, और देख के लगा कि चैलेंज बहुत बड़ा है अभी भी आगे। इतनी ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन कि आप काढ़ा बनाइए, काढ़ा बना के पीजिए, उससे कोरोना नहीं होगा आपको। वो लखनऊ में बिक रहा है, कोरोना कवच बिक रहा है, वो पहनिए, उससे कोरोना नहीं होगा आपको। कोई पापड़ बेच रहा है कि पापड़ से आपको कोरोना नहीं होगा। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बहुत ज़्यादा इस मीडिया में आई, लोगों ने माना भी, उसको किया भी। प्रधानमंत्री जी ने सिंपल सा मैसेज दिया था कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो लोग लड़ रहे हैं, जो मेडिकल वर्कर्स जो लड़ रहे हैं, उनकी सॉलिडारिटी में आप कुछ भी कीजिए। 5 बजे शाम को फलाना दिन कुछ आप कीजिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, मोबाइल का लाइट दिखाइए, कुछ कीजिए। मकसद था कि मेडिकल वर्कर्स जो जूझ रहे हैं एक बिल्कुल ही ख़तरनाक बीमारी से जिसके बारे में डॉक्टर्स तक को नहीं पता, उनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखाने की बात थी। हमने क्या किया, हमारे बहुत से बुद्धिजीवी लोग उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने में लग गए कि नहीं, वो उस वक्त 5 बजे फलाना राशि है तो उसमें थाली बजाएंगे, ताली वो बजाएंगे तो उसकी आवाज़ से वायरस का नुकसान हो जाएगा, वायरस मर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम करने लगे, और जो होना चाहिए था उसके बिल्कुल उलट हुआ। लोगों ने झुंड में बाहर निकल के थालियां बजाई, तो जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को एक साइंटिफिकली, कोई भी मैसेज आ रहा है आपके पास, प्रधानमंत्री जी कोई मैसेज दे रहे हैं, उसको साइंटिफिकली सोचना, समझना क्या क्या वजह है, किस वजह से वो कह रहे हैं इस तरह की बात, और उसको साइंटिफिकली करना, ये सब मेरे ख्याल से हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी है। आप सिर्फ एक साइंस कम्युनिकेटर या जर्नलिस्ट या ऑथर पे इस तरह की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। हर इंसान को साइंस कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, हर इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की। शुक्रिया जावेद साहब। अब चलते चलते हम, जैसा कि अभी बात कोरोना की आ गई है, फिर से बात चल रही है कि एक और वेव आने का ख़तरा है, ओमिक्रॉन का ख़तरा है, एक नया वेरिएंट है। हम बस चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख़तरा कितना बड़ा है, और आम ज़बान में वेरिएंट का मतलब क्या है। लोग समझने में बड़े परेशान हैं कि वायरस क्या होता है, फिर ये वेरिएंट क्या चीज़ है। जैसे मोबाइल का मॉडल आने लगा है कि अभी 1+2 था, फिर 1+2 प्रो हो गया, तो ऐसे ही कुछ नया नया आ रहा है। आम आदमी बड़ा परेशान है। उसके बाद ये ख़तरा सच में कितना बड़ा है और क्या होने वाला है, पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। तो क्या ये ऐसा है जैसे मतलब एक कहानी सुनते थे कि गीदड़ आएगा, शेर आएगा, भेड़िया आएगा, तो क्या वैसा कुछ हो रहा है या सच में ख़तरा हमारे सर पर है? इस पर थोड़ी नज़र डालिए। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जाते जाते आप हमें ये बताइए कि ये ख़तरा है क्या? देखिए, पिछले 1.5-2 साल में जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो ख़तरा शुरू से बना हुआ था, फर्स्ट वेव आई, शायद लोगों ने उतना, कई लोग इस तरह की बात करते रहे कि तो मामूली फ्लू है, कोल्ड है, हर साल होता है। सेकेंड वेव आई, उसमें बहुत से लोगों की जानें गई। तो ये समझना ज़रूरी है। देखिए, साइंटिफिकली आप किस तरह किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली कैसे मानते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, एविडेंस बेस्ड मानना चाहिए उसको। जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ दिख रही है आपके सामने, आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं तो नुकसान तो होगा। बीमारी है, नई बीमारी है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर रोज़ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। डॉक्टर्स को नहीं पता किस तरह से उस बीमारी को ठीक किया जाए। वैक्सीन्स जो बनी हैं,
नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं उनमें म्यूटेशन होता है, और जितना दिन वो वायरस रहेगा हवा में, म्यूटेशंस होते रहेंगे। कुछ म्यूटेशंस ख़तरनाक नहीं होते, कुछ म्यूटेशंस ख़तरनाक होते हैं। अभी जैसा कहा जा रहा है, आईसीएमआर ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो ख़तरनाक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलाएगा वो, लेकिन जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए उतना ख़तरा नहीं है। लेकिन उसमें आप कहेंगे कि बहुत से लोग इस बात को भी मानने से इनकार करते हैं कि वैक्सीनेशन लें कि ना लें। हम बहुत से लोग नहीं मानते इस बात को। यहाँ तक कि यूएस में अफवाह फैली हुई है कि जो गवर्नमेंट है वो वैक्सीनेशन के ज़रिए चिप इंसर्ट कर रही है लोगों में, और फिर उनको ट्रैक किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में जैसे किसी ज़माने में 2000 रुपये के नोट में चिप डालने वाली बात थी। तो इस तरह की जो गलत बातें हैं वो होती रहती हैं, लेकिन जो हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आईसीएमआर के स्पोक्स पर्सन्स हैं, डीजी हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं उनको मेरे ख्याल से मान के चलना चाहिए। वायरस पैंडमिक्स पहले भी आए हैं, लेकिन अब क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और नए नए म्यूटेशंस बराबर आते जा रहे हैं इसमें, इस वजह से इसको कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी और ख़तरा बहुत ज़्यादा है। जब तक सड़कों पे भीड़ रहेगी, जब तक लोग मास्क नहीं लगाएंगे, जब तक लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, तब तक ये वायरस बना रहेगा, और जब तक बना रहेगा तब तक इसके म्यूटेशन होते रहेंगे और ख़तरा बना रहेगा। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। जावेद साहब।